लक्ष्य 2025 है ना, प्री बोर्ड प्रश्न पत्र। अब देखो इसके अंदर टोटल पूर्णांक 80 का इसके अंदर, और कुल मिला के कितने क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है। और अपना बोर्ड का जो एग्जाम का पैटर्न है उस हिसाब से पूरा पूरा क्वेश्चन पेपर बनाया गया है। देखो इसमें पहले क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा, ठीक है। और ये कौन से क्वेश्चन है, बहुविकल्पिक प्रश्न, जिसके अंदर केवल आपको एबीसीडी बताने हैं। पहला क्वेश्चन देखो, यदि HCF 6 और 20, ठीक है, का HCF कितना दोनों का 2 है, तो LCM 6 और 20 का क्या बताना है, LCM बताना है। आप लोग सूत्र जानते हैं, A गुणा B बराबर क्या होता है, HCF गुणा LCM होता है, ठीक है। समझने की बात, यहां से मुझे क्या चाहिए, LCM चाहिए, तो LCM के लिए बताओ क्या हो जाएगा, A गुणा B के अंदर किसका भाग देंगे, HCF का। और ये चीज आप आसानी से इसमें बता सकते हैं। बोलो HCF का मान कितना है, सॉरी A का मान 6, एक संख्या 6, दूसरी संख्या 20, और HCF कितना है 2, 2 का भाग 6 में 3 बार, और 20 दिया कितने हो गए, 60 हो गए। तो अपने प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा, यहाँ से 60 रहेगा, मतलब क्या रहेगा, ब रहेगा। इसके बाद अगर मैं चर्चा करूं तो एलसीएम को हम लोगों ने क्या पढ़ा, वह छोटी से छोटी संख्या, ठीक है, जिसमें दी गई दोनों संख्याओं का क्या जाए, भाग जाए, ठीक है। 2 संख्या हो चाहे 3 संख्या हो, उनका क्या जाना चाहिए, उसमें भाग जाना चाहिए। तो चेक करो यहां से 6 और 20 की बात करें। अब मैं 30 में बात करता हूं, 30 में 6 का भाग जाता है लेकिन 20 का नहीं जाता, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। समझने की बात। इसके बाद बात करते तो और ऑप्शन को चेक कर लेते हैं पहले। अब 90 के अंदर 6 का भाग तो जाता है लेकिन 20 का भाग नहीं जाता, इसलिए ये भी क्या होगा, ऑप्शन नहीं होगा। अब देखो मैं 50 की बात करूं तो 50 में 6 का भाग नहीं जाता, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन बचा कौन, वह ऑप्शन। आप चेक कर सकते हैं 6 का भाग 60 में जाता है कितनी बार, 10 बार, और 20 का भाग कितनी बार जाता है, 3 बार जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ब हो जाएगा। इसके बाद देखो 140 के अभाज्य गुणनखंड है, अब उनका रूप देखना है। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, 140 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। बताओ 140 भाग 2 का देंगे, कितनी बार गया, 70 बार, फिर 70 का आधा 35, 35 में 5 का भाग देंगे 7 बार, 7 का भाग देंगे 1 बार। इसका मतलब यहां से 2 की पावर क्या बनी, 2, 5 गुणा क्या बनेगा, 7 बनेगा। और ये शायद ऑप्शन कौन सा है, यहां से ऑप्शन स रहेगा। और इसमें अपने को अलग से और क्या पूछ सकता है, ऐसा क्वेश्चन देके या तो केवल गुणनखंड पूछे, या तो घातों का योग पूछ लेगा, या फिर घातों का क्या पूछेगा, गुणनफल पूछेगा। अगर घातों का योग पूछ ले तो 5 की घात 1 और 7 की घात भी 1, तो घातों का योग बताओ कितना आएगा, यहां से घातों का योग वो कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। और ऐसे ही पूछ ले घातों का गुणनफल, तो घातों का गुणनफल कितना आएगा, 2 आएगा अपना, ठीक है ना। बस आपका 2 एकम 2, 2 एकम 2 से रहे। चलो आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखें। बहुपद 3x² + 5x - 2 में शून्य को का गुणनफल होगा। तो गुणनफल है शून्य का गुणनफल। अब शून्य को का गुणनफल की हम लोग बात करें, हम लोग जानते हैं जैसे शून्य को का गुणनफल अल्फा गुणा बीटा, अल्फा गुणा बीटा क्या होता है, C/A का रूप, समझने की बात। और मैं अगर योगफल की बात करूं तो क्या हो जाएगा, माइनस का B/A। कहने का मतलब ये माइनस b का मतलब क्या होता है, x का गुणांक बटे x² का गुणांक। इसी प्रकार अल्फा गुणा बीटा का मतलब क्या होगा, c मतलब अचर पद बटे x² का गुणांक से रहेगा। अब यहाँ क्या पूछा है, गुणनफल पूछा है, इसका मतलब मुझे किसका मान बताना है, इसका। तो c हम लोग जैसे ही यहाँ से तुलना करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो बताओ यहाँ से बोलो c का मान कितना आएगा, -2, और a का मान कितना है, 3 है। तो अपने प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा, -2/3 से रहा।
और -2/3 का मतलब ऑप्शन कौन सा है? छह ऑप्शन है। अब देखो इसके अंदर अपन चूक कहाँ करते हैं? चूक ये कर लेते हैं कि हम लोग गलतीबाजी में क्वेश्चन को पढ़ते नहीं है, गुणनफल पूछा है या योगफल पूछा है, और हम लोग इसमें क्या कर ले, योगफल लगा लेते हैं। और योगफल आप लगाओगे तो क्या बनेगा, बोलो -b/a, और बताओ माइनस का माइनस, और b का मान कितना, 5, तो ये 5, और a का मान कितना है, 3, और जैसे में उतर गया तो कितना आ गया, -5/3। और अपने ऑप्शन में -5/3 मिल भी जाता है, और वो मिल गया शायद, है क्या, ऑप्शन ब। अपन गलती में क्या करते हैं, ऑप्शन ब कर देते हैं। और कई बच्चों ने चूक की होगी, कल प्री बोर्ड दी होगी तो, है ना, किया है ना, हाँ मुझे पता है किया है, कईयों ने कॉपियां चेक की, मैंने की कर रखी कई बच्चों ने। इसका मतलब आपको क्वेश्चन में पहले देखना है वह गुणनफल पूछा है कि पूछा है, योगफल पूछा है। चलो हम लोग अगले प्रश्न की बात करें, ध्यान दो पहले इधर। 2x प्लस वाई बराबर 6 को संतुष्ट करने वाला युग्म है। अब देखो यहां से संतुष्ट का मतलब बताओ क्या हो गया, मतलब x और y का मान रखने पर जो अपने को बराबर में वैल्यू दी गई वो आनी चाहिए। अब देखो यहां से 2x प्लस वाई इसके बराबर लाना है, 6 के बराबर, इसके बराबर लाना है 6 के बराबर। बोलो मैं इसमें से कितना मान रखूं? आपने 9th क्लास में पढ़ा है कि हम लोग x का मान रखेंगे तो y का मान आएगा, ये पता है अपने को, इसमें कोई बुराई नहीं है। और कई जगह हम लोगों ने उत्तर से ज्ञात किए, 9वीं क्लास में हम लोगों ने खूब चर्चा के साथ जो पढ़ते हैं हम लोग। और उसके और इसके अनंत हल होंगे, कितने हल होंगे इस समीकरण के? अनंत हल, क्योंकि मैं x का मान कितना रखूंगा, y का मान ऑटोमेटिक आएगा। कहने का मतलब ये। अब देखो मैं पहले ऑप्शन की बात करूं यहां से, तो कितना है बोलो, 1। अगर मैं x का मान कितना रखता हूँ, 1 रखता हूँ, तो जैसे मैं 1 रखूंगा तो 2 एकम 2, और इसमें कितना जोड़ूंगा, y का मान 2, और जैसे मैं ये बात करता हूँ ऐसे 2 एकम 2, और 2 में 2 जोड़ा तो कितना बना, 4, जो कि मेरे किसके बराबर नहीं है, 6 के बराबर नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन ए नहीं हो। ठीक है, ऑप्शन हम लोग ब की बात करें तो ऑप्शन ब में बोलो x का मान कितना, 2, और जैसे मैं बात करूं तो 2 रखो, देखें ये ऑप्शन ए की बात है, ऑप्शन बी की बात कर रहा हूं मैं ऐसे। तो 2 गुणा 2, और 2 में कितना जोड़ेंगे हम लोग, 1, तो बताओ 4, और 4 में 1 जोड़ा कितना बना, 5 बना, कितना बना, 5, और 5 भी किसके बराबर नहीं है बेटा, 6 के बराबर नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन ब भी नहीं होगा। आगे हम लोग चर्चा करें 1,1, अब 1,1 तो होगा ही नहीं, 2 एकम 2, और 2 में 1 जोड़ा तो कितना बना, 3, तो ये ऑप्शन भी अपना नहीं होगा। बचा कौन, ऑप्शन द। और ऑप्शन द के अंदर हम लोग रख के देखें, देखो बेटा 2 गुणा 2, और 2 में कितना जोड़ना, 2 जोड़ना, बोलो कितना बनेगा, 4 प्लस 2 कितना बना, 6, और 6 किसके बराबर है, 6 के बराबर। इसका मतलब RHS और LHS दोनों क्या है, बराबर है। कितनी है, बराबर है। तो बताओ यहाँ से क्या आएगा, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, द हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, इनके मानों को देखना है, अपने प्रश्न का उत्तर देना है। चलो हम लोग आगे बढ़े। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन। चित्र में DE समानांतर किसके हैं, BC के। और आपको पता होगा थेल्स प्रमेय क्या कहती है, यदि किसी त्रिभुज को, ठीक है, यदि किसी त्रिभुज को एक भुजा के समांतर अगर दूसरी रेखा क्या खींची जाए तो शेष दोनों भुजाओं को वो क्या करती है, समान अनुपात में क्या करती है, वो विभाजित करती है। ठीक है, अब देखो यहां से TB का मान कितना है, 7.2, और AE का मान 1.8, EC का मान 5.4, और AD का मान मुझे पूछा है। और अनुपात हम लोग क्या जानते हैं कि सर इसका और इसका, मतलब AD बटा कौन, BD किसके बराबर रहेगा अनुपात में, AE बटे EC के बराबर। यहाँ से EC है ना, ये देखो, या आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, देखो AD बटे AE एक ही बात है, और इधर से BD बटे EC, तो भी अपना उत्तर सेम आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो रख के देखो बेटा, AD का मान कितना है, AD का मान कितना दिखाई दे रहा है आपको, ये ज्ञात करना है। ठीक है, जो कि क्वेश्चन में x मान लो, AD ज्ञात करना है, मेन पर्पज ये है अपना। आगे देखो यहाँ से BD का मान कितना है,
तो ये 7.2 रख लिया साहब, बराबर AE का मान कितना है यहाँ से 1.8 और EC का मान कितना है 5.4 है। समझा नहीं बात। और जैसे मैं इसमें ज्ञात करूंगा AD का मान, तो AD बराबर, अब देखो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, तो यह कितना बचेगा 18/54 रहा। सीधा सीधा बात कर ले हम लोग। और हम लोग अगर ये किस में भाग में किस में जाएगा गुणा के अंदर, और जैसे ही गुणा में जाएगा इसका मतलब 7.2 को मुझे क्या करना है गुणा करना है। अब देखो 18 एकम 18, 18 दूनी 36 और 18 3 कितने होते हैं 54, तो 3 बार गया। और अब बताओ मेरे पास AD के लिए यहाँ पर क्या बच गया 7.2 में किसका भाग देंगे 3 का भाग। और जैसे मैं 3 का भाग दूंगा तो 2 बार बचा कितना 1, और 12 में कितनी बार गया 4 बार, तो कितना आ गया 2.4। और अपना उत्तर किस में रहेगा सेंटीमीटर में। अब देखो यहां से 2.4 ऑप्शन नंबर किससे रहा वैसे रहा। ठीक है, तो लेकिन इन क्वेश्चनों को करते समय आपको अपनी स्पीड का भी ध्यान रखना है। समझने की बात, कैलकुलेशन गलत नहीं करनी है, इतनी प्रैक्टिस करनी है अपने को, भाई कैलकुलेशन में जल्दी कर लूं ताकि मुझे और क्वेश्चनों को भी करने का समय मिल सके। अब देखो यहां से बिंदु क्या लिखा हुआ है 3,4 की वाई एक्स से दूरी होगी। बिंदु 3,4 किससे वाई एक्स से दूरी होगी। और मैंने जिस दिन आपको क्या बताया था, अरे बताओ मुझे, एक दिन हम लोग इस प्रश्न में पढ़े थे। यहां से देखो कोई बिंदु क्या है यहां से x कोमा वाई है, ठीक है, x कोमा वाई की x एक्स से दूरी, x एक्स से दूरी, अगर आपको x एक्स से दूरी बताना है तो यहां पर आपको बताना है धनात्मक, क्या बताना है धनात्मक y निर्देशांक। क्या लिखना है बेटा धनात्मक, क्या लिखना है y निर्देशांक। क्यों लिखना है धनात्मक y निर्देशांक, क्योंकि दूरी क्या होती है हमेशा क्या होती है धनात्मक होती है, और पीछे क्या लगाना है इकाई। समझेगी बात। और अगर आपको किसका मान पूछे वाई एक्स से दूरी पूछे, तो वाई एक्स से दूरी का मतलब क्या हुआ यहां से पर धनात्मक एक्स निर्देशांक। क्या बताना आपको धनात्मक एक्स निर्देशांक, और साथ में इकाई क्या लगानी है यूनिट के रूप में लगा देना। चलो देखो यहां से वाई एक्स से दूरी पूछा है और वाई एक्स से दूरी पूछा है, इसका मतलब मुझे किसका मान बताना है एक्स निर्देशांक बताना है। क्या बताना है एक्स निर्देशांक। और एक्स निर्देशांक बोलो कितना है यहां से 3 है, कितना है 3, तो मेरा प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा 6। और ये अगर आपको उल्टा पूछता एक्स एक्स से दूरी बताओ तो मुझे क्या बतानी पड़ती यहां से 4 बतानी पड़ती। चलो आगे बढ़े हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या बताओ 2 साइन 3x बराबर √3 है तो x का मान बताइए। अब इस प्रश्न को भी हम लोग आसानी से कर सकते हैं। देखो इधर चलो 2 साइन 3x बराबर √3। अब देखो मैं 2 को इधर भेज दूं, साइन 3x बराबर √3/2, और मुझे बताओ साइन में √3 कितने डिग्री की वैल्यू होती है 60 डिग्री की वैल्यू। तो साइन 3x बराबर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ साइन 60 डिग्री। और कई बार हम लोग पढ़ते समय सुविधा के लिए साइन से साइन गया, तो 3x बराबर कितना रहा 60 डिग्री से रहा। और जैसे ही मैं भाग दूंगा यहाँ से 60 में 3 का, तो कितनी बार भाग गया 20 बार भाग गया। इसका मतलब x का मान कितना आ गया मेरे पास 20 डिग्री। कितना डिग्री 20 डिग्री। तो अपने प्रश्न का उत्तर कौन सा रहेगा ए रहेगा। समझा रही बात। इस प्रकार से आपको क्वेश्चनों को आसानी से हल करने हैं। चलो इसके बाद किसी क्षण पर एक मीनार की छाया उसकी ऊंचाई की क्या है बराबर, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। और इस क्वेश्चन के मैंने आपको कई बार कहा है यदि छाया और मीनार दोनों की अगर ऊंचाई बराबर है, इसका मतलब कोण कितना बनेगा 45 डिग्री का कोण बनेगा। कहने का मतलब हम लोगों ने ऐसा पढ़ा है कई बार। मान लो ये भी एच के बराबर है और ये भी कितनी है एच है, इसका मतलब जैसे अगर मैं ये कोण निकालूंगा तो कितना आएगा
टेन थीटा, क्योंकि लंब बटा आधार, तो लंब का मान भी h और आधार का मान भी कितना है h, भाग दिया कितना आया 1। अब बताओ टेन में एक कितने डिग्री का मान होता है, तो टेन 45 डिग्री, और टेन से टेन गया तो थीटा का मान कितना बचा यहाँ से 45 डिग्री प्राप्त हो गया। ध्यान रखना हमेशा ऊंचाई और मतलब कहने का मतलब ये है भाई लंब और आधार क्या हो बराबर हो, और टेन थीटा का सूत्र वहां पर काम में आ रहा है, इसका मतलब कोण कितने का बनेगा 45 का बनेगा। चलो आगे बात करें हम लोग अगले प्रश्न की। किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई या खींची जा सकने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या होती है 2, और इसमें अपना प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा 2। अब देखो यहां से आपको अलग अलग क्वेश्चन क्या पूछ सकता है। किसी वृत्त के अंदर, देखो ध्यान देना, किसी वृत्त के अंदर कोई बिंदु स्थित है, और इस अंदर वृत्त के बिंदु स्थित कितनी स्पर्श रेखाएं खींचेंगे 0 खींचेंगे, तो इसके केस में आंसर क्या रहेगा अपना 0 रहेगा। समझ आ गई। वृत्त पर एक बिंदु से, एक बिंदु से और एक बिंदु से केवल एक है ना, केवल एक स्पर्श रेखा, समझेगी बात। और इसी प्रकार बात करें वृत्त पर, वृत्त पर, और वृत्त का मतलब वृत्त पर परिधि पर क्या होते हैं बहुत सारे बिंदु होते हैं, और वृत्त की परिधि पर बहुत सारे बिंदु हुए तो मैं स्पर्श रेखाएं कितनी खींचूंगा यहां से अनंत खींचूंगा। क्या खींचूंगा अनंत स्पर्श रेखाएं हम लोग इसमें खींच लेंगे। और बाह्य बिंदु से कितनी खींचेंगे, ये वृत्त है और वृत्त के बाहर स्थित कोई बिंदु है, इसका मतलब कितने हैं 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती। समझेगी बात। चलो इसी के अंदर एक क्वेश्चन और मैं साथ साथ आपको बता दूं जो कई बार पूछा जाता है और पूछा भी गया है। देखो इधर वृत्त पर कितनी समांतर रेखाएं खींची जा सकती है 2 समांतर रेखाएं, ठीक है। तो अधिकतम कितनी खींच सकते हैं हम लोग 2 समांतर रेखाएं खींची जा सकती है, ठीक है। आप और खींचोगे तो इन दोनों को क्या करेगी वो काटेगी, इसका मतलब मैं ऐसे ऐसे खींचता हूं वो भी 2 ही खींचेगी, लेकिन कितनी खींचेंगे ऐसे 2। चलो अगला क्वेश्चन है 2 वृत्तों की परिधियों का अनुपात 2:3 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। और ये क्वेश्चन आप आसानी से इसमें कर सकते हैं। देखो कैसे, सुनो रहे। चलो क्वेश्चन क्या है परिधियों का अनुपात, और इसका मतलब आपको पता होना चाहिए परिधि क्या होती है। देखो 2πr और नीचे भी कितना है 2πr, लेकिन मैं एक वर्त की स्मॉल आर और एक की वर्त की क्या मान रहा हूँ कैपिटल आर मान रहा हूँ, ठीक है। त्रिज्या की बात कर रहे हैं हम लोग, और परिधियों का अनुपात मतलब कितना रहा 2/3 से रहा। बताओ कितना है, पाई से 2 से 2 गया, पाई से पाई गया, तो r/r कितना रहा 2/3। मतलब स्मॉल आर का मतलब 2 है और कैपिटल आर का मतलब किससे है 3 से रहा। और अब बताओ यहां से क्या पूछा है उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, तो त्रिज्याओं का अनुपात क्या आ गया यहां से 2:3 आ गया। समझेगी बात, समझेगी। अब इसके अलावा क्वेश्चन आपको पूछ सकता है वो और घुमा, देखो यहां से 2:3 भी ऑप्शन में और 3:2 भी अपने ऑप्शन में है। तो पहले ध्यान ये रखना सवाल को करते समय जो पहले आया है वो पहले आएगा और जो बाद में वो अनुपात में बाद में है। तो अब देखो यहां से पहला मान छोटा है और दूसरा मान क्या है बड़ा है, इसका मतलब त्रिज्या में पहले वर्त की त्रिज्या पहले आएगी और छोटे बड़े वर्त की त्रिज्या बाद में आएगी। तो यहां से 2 अनुपात क्या मिलेगा 3। तो अपने प्रश्न का उत्तर कौन सा रहा दे रहा। अब इस क्वेश्चन के अंदर और अपने को घुमा के क्वेश्चन क्या पूछ सकता है पहले ध्यान दो, खींच के आपको इनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ, क्या पूछेगा वो क्षेत्रफलों का अनुपात, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अब बताओ चलो क्षेत्रफलों का अनुपात बताओ क्या होगा, क्षेत्रफलों का अनुपात, और आप जानते हैं क्षेत्रफल कितना था πr², और नीचे भी पाई, लेकिन यहाँ क्या आएगा कैपिटल आर का स्क्वायर, तो पाई से पाई गया। स्मॉल आर का मान कितना है 2,
कैपिटल आर का मान कितना 3 और दोनों का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो 4/9। तो अनुपात क्या बना 4:9 बनेगा। अब देखो क्वेश्चन में वो भी दे रखा है, अपने ऑप्शन में वो भी दे रखा है, इसका मतलब अपने को पूछा गया है। उत्तर सारे मिलेंगे लेकिन बच्चा कंफ्यूज क्या हो जाता है कि साहब क्षेत्रफल निकाल लिया और ऑप्शन में साहब देते क्षेत्र में पहुंच गया, त्रिज्या तो सोचा ही नहीं दिमाग में वो, पर त्रिज्या के बारे में तो सोचा ही नहीं और सीधा सीधा कहाँ पहुंच गया 4:9 के ऊपर, और उसको ऑप्शन में दिख गया साहब ऑप्शन ब, वो कर सकता है आप, ठीक है ना। तो अपने को केवल जो क्वेश्चन पूछा गया उसके हिसाब से उत्तर देना है। अब देखो 9वां क्वेश्चन, 21 सेमी त्रिज्या वाले किसी वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 60 डिग्री है, तो चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हम लोगों ने कई बार चर्चा की है भाई चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है। हाँ, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में आपको चाप की लंबाई का सूत्र पता होना चाहिए। बोलो चाप की लंबाई का सूत्र क्या है, पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री। ये क्वेश्चन दिमाग में आते ही दूसरी बात आपको दिमाग में आनी चाहिए कि सर मेरे पास आर का मान और मुझे किसका मान चाहिए थीटा का मान। और जैसे ही मैं प्रश्न को पढ़ता हूं तो आर का मान तो कितना है 21 सेंटीमीटर, और यहाँ पर चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण कितना है 60 डिग्री है, ठीक है। तो यहां से बोलो पाई का तो पाई रहेगा, तो पाई का मान बोलो कितना लिखें 22/7 से रहा, आर का मान 21, थीटा का मान कितना है 60 डिग्री बटे 180 डिग्री। काट लें हम लोग इसको, और जैसे ही अगर हम लोग इसको काटेंगे तो उत्तर क्या बनेगा 3 बार 7 या 21 और 3 से 3 बार, तो कितना रहा 22, कितना रहा 22, और 22 अपना प्रश्न का उत्तर कौन सा है ब। हाँ बोल नरेश, कोई दिक्कत काटा पीटी में नहीं है क्या दिक्कत, इसमें भी दिक्कत आ रही है तो फिर थोड़ी मेहनत कर अपने ऊपर। चलो इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, चलो 5 सेमी भुजा वाले घन के विकर्ण की लंबाई क्या होगी। अब ध्यान दो पहले इधर, आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए किसकी विकर्ण का जरूरत है, घन के विकर्ण की लंबाई का सूत्र पता होना चाहिए। तो बताओ घन के विकर्ण की लंबाई का सूत्र क्या है, घन का विकर्ण √3a होता है, कितना होता है √3a, और हम लोगों ने सूत्र पढ़ते समय खूब लिखा है और खूब हम लोगों ने याद भी किया है, ठीक है। तो ये चीजें सीधी सीधी आपको याद होनी चाहिए। रूपनारायण याद है ना तेरे को ये सूत्र, हाँ बहुत अच्छी बात है। √3 का 3, एक का मान कितना है यहाँ से भुजा, एक का मतलब क्या है घन की भुजा, और कितनी है 5, और जैसे मैं इसको करूंगा तो मैं इसमें 5 को मैं आगे लिख सकता हूँ √3 को पीछे लिख सकता हूँ, लेकिन ध्यान रखना आंसर किस में आएगा सेंटीमीटर में, तो घन भी की घन का विकर्ण भी एक प्रकार की क्या है लंबाई है। चलो देखो कौन सा उत्तर रहा है यहाँ से अपने प्रश्न का उत्तर रहा। चलो हम बात करें आगे, एक निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होगी एक। अब निश्चित की जगह आपको दूसरा शब्द भी लिखा हुआ मिल सकता है, संभव घटना की प्रायिकता। तो संभव घटना कहो चाहे निश्चित घटना कहो, अपने को उत्तर क्या लगाना है एक लगाना है, चिंता लेने की जरूरत है नहीं। समझा की बात भाई, निश्चित घटना या फिर संभव घटना बात एक ही है दोनों, आंसर कितना आएगा एक आएगा। अब चलो एक प्रश्न मुझे आप बताओ, बताओ प्रायिकता की परास कितनी होती है, प्रायिकता की परास, प्रायिकता की परास एक होती है नरेश, प्रायिकता 1 से बराबर, ठीक है सॉरी 1 के बराबर या 1 से छोटी, ठीक है, और 0 के बराबर या 0 से बड़ी
प्रायिकता की परास ये होती है, ठीक है ना। प्रायिकता का मान न तो 0 से कभी छोटा आएगा, ठीक है, ठीक है, और न कभी 1 से बड़ा आएगा। अब आप लोग कभी भी प्रायिकता का क्वेश्चन करो तो उस समय क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि प्रायिकता हम लोग जब भी निकालते हैं तो कभी भी आप लोग बड़े मान को ऊपर नहीं लिखेंगे, ध्यान रखना। कारण क्या है, आप लोग मान लो बड़े मान को ऊपर लिख दिया और जैसे ही नीचे वाले का भाग दोगे तो आपको पता है जब ऊपर बड़ी है संख्या और नीचे क्या है, छोटी संख्या है। कहने का मतलब ये यहां से कि प्रायिकता के अंदर हर क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा और अंश क्या होगा, हमेशा छोटा होगा, ध्यान रखना है। अगर आपने हर को अंश को बड़ा कर दिया तो उस समय आंसर क्या आएगा, 1 से बड़ा आ जाएगा, समझने की बात। अब देखो हम लोग ताश वाले सवाल करते हैं, वो ताश वाले सवाल में एक सवाल आता है कि ताश वाले सवाल में एक सवाल अपने पास आता है कि 52 पत्तों की ताश की एक गड्डी में से, ठीक है, तस्वीर वाला पत्ता निकाला जाता है, तो तस्वीर वाले पत्ते निकालने की प्रायिकता क्या होगी। तो तस्वीर वाले पत्ते कितने टोटल, 12, और कुल पत्ते कितने, 52। तो यहाँ से कितना 12/52। और अपने प्रश्न का उत्तर बोलो क्या रहेगा, यहाँ से 4 4 से काट लो मैं इसको, तो 4 × 3 = 12 और 13 × 4 = 52, समझने की बात। अब देखो यहां से इसके बाद, अब कई बच्चे अगर इसको करते समय अगर ऊपर आपने 52 और नीचे अगर 12 लिख दिया, ठीक है ना, और ये गलती रूपनारायण ने की है। आंसर में तो इसने कॉपी में यही लिखा है, बाद का उत्तर तो यही लिखा है, लेकिन आगे क्या लिख दिया, 52/12 लिख दिया, ठीक है। अब ध्यान दो, जैसे ही मैं 12, एक बार चुप हो जाओ, 12 का भाग मैं 52 में दूंगा तो कितनी बार गए टोटल, 12 × 4 = 48, 4 पॉइंट कुछ उतराएगा और 4 पॉइंट। तो एक बात आप दिमाग में पहले लगाओ, क्या प्रायिकता का मान 1 से बड़ा होता है क्या। फिर आप ये चीज कैसे कर सकते हैं मुझे बताओ, ठीक है ना, बात समझ आएगी। हाँ, तो प्रायिकता का आप लोग कभी सवाल करें, सवाल करते समय ध्यान क्या रखना है, छोटा मान ऊपर, बड़ा मान नीचे। चलो आगे देखो, अगला प्रश्न, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ आकृति में दिया गया है, px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करो। चलो बताओ क्या होंगे px के शून्यक, px के लिए, ठीक है ना। अब मुझे बहुपद किस में दे रखा है, px के अंदर, y बराबर px का ग्राफ। अब देखो यहां से मुझे x के शून्य कहने का मतलब बहुपद x के रूप में है, और जितनी x की वैल्यू होगी उतने ही क्या होंगे, शून्यक होंगे। कहने का मतलब ये है भाई x का मान 0 कितनी जगह हो रहा है, शून्यकों का मतलब क्या है भाई x का मान किसके बराबर होना, 0 के बराबर होना। मतलब बहुपद में वो कौन कौन से मान है जिनको रखने पर बहुपद का क्या मान मिल जाए, शून्य मिल जाए। अब देखो इसके बाद, अब देखो ये ग्राफ एक्स एक्सिस पे कितनी जगह काट रहा है, इस जगह, यहां पर और यहां पर कितनी जगह कट रहा है, 3 जगह, ठीक है ना, कितनी जगह कट रहा है, 3 जगह। इसका मतलब शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। और इसी क्वेश्चन को अगर उल्टा पूछ ले, ठीक है, उल्टा कैसे, x बराबर पी वाई के लिए, अब बहुपद कौन सा हो गया यहाँ पर, y के रूप में, तो बताओ y के रूप के होने के लिए बोलो कितना आएगा यहाँ से आंसर, फिर अपना प्रश्न का उत्तर 1 मिलेगा अपने, समझेगी बात। हाँ चलो आगे देखो, यदि पहली संख्या x का 3 गुना, दूसरी संख्या y के 5 गुने से 4 अधिक है, तो निम्न में से कौन सा समीकरण सही होगा, तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। x का पहली संख्या x का 3 गुना y के 5 गुने से कितना अधिक है, 4, तो 4 क्या कर दिया मैंने इसमें जोड़ दिया,
अब देखो अगला प्रश्न, यदि त्रिभुज एबीसी व त्रिभुज डी एफ में कोण ए कितना है 50, कोण बी 70, कोण सी कितना है 60 डिग्री, और अब देखो कोण डी ई और एफ वो भी कितना है 60, 70 और 50 के रूप में। अब यहां से आप देखते समय बताओ, हम लोग जब भी त्रिभुज किसमें पूछा है ये समरूप के बारे में, तो त्रिभुज समरूप कब होंगे, जब उनके संगत कोण क्या हो बराबर हो। तो संगत कोण क्या होने चाहिए, पहले तो बराबर होने चाहिए। इसका मतलब पहले ध्यान दो, इधर कोण ए किसके बराबर होगा, इधर बताओ कोण है यहां से ए का मान 50 है, तो इधर 50 कोण एफ है, इसका मतलब कोण ए का मान किसके बराबर है, कोण एफ के बराबर। किसके बराबर है, कोण एफ के बराबर। और जैसे मैं चीज को देखता हूं तो देखो पहले इधर सुनो, यहाँ ए किसके बराबर है, डी के बराबर, इसका मतलब ऑप्शन ए नहीं होगा। इसके बाद देखो ए किसके बराबर है, ई के बराबर है, जबकि मुझे तो ए किसके बराबर चाहिए, एफ के बराबर, इसका मतलब ये क्रम भी नहीं होगा। हम लोग अगले वाले की बात करें तो ए किसके बराबर है, डी के, तो ये भी नहीं होगा। और ये देखो यहां से ऑप्शन द ए एफ के बराबर है, बिल्कुल सही है। या अब देखो 3 ऑप्शन कट गए, तो लास्ट में मेरा बचा तो ऑप्शन यही होगा। अगर आप जांच भी कर सकते हैं, कैसे सुनो, कोण बी किसके बराबर है 70 डिग्री है, तो इधर बताओ 70 कौन है ई, तो बताओ बी में अगर ए है, ए के बाद बी, तो इधर क्या ई आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है। उसके बाद बचा कौन, सी बराबर 60, तो उधर बताओ 60 कौन है डी, तो सी किसके बराबर है, डी के बराबर। तो अपने प्रश्न का उत्तर कौन सा रहेगा, ऑप्शन द रहेगा। चलो इस क्वेश्चन की बात करें, यदि एक मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी, कितने मीटर है 100 मीटर की दूरी से उसके सीकर का उन्नयन कोण 60 है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखो क्वेश्चन तो, एक मीनार के पाद में 100 मीटर की दूरी से, अब देखो यहां से ये एक मीनार है, इससे 100 मीटर दूरी है, और 100 मीटर की दूरी से एक मीनार के सीकर का उन्नयन कोण कितना है बेटा, यहां से 60 डिग्री। कितना डिग्री है 60, और ये बताओ कोण के सामने क्या हो गया, लंब, ये क्या हो गया आधार। मुझे लंब चाहिए, आधार दे रखा है, कोण दे रखा है, बताओ किसका सूत्र काम में आएगा, इसका सूत्र है मैं टेन का। तो बताओ क्या लिखूंगा मैं यहां से, बताओ टेन 60 डिग्री बराबर लंब बटा आधार, इसको आप क्या मान लो एच, तो एच बटे आधार का मान कितना है 100। अब बताओ टेन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी थी, √3, तो ये √3 का √3 बराबर एच बटा किससे रहा 100 से, तो एच का मान कितना आएगा 100√3 मीटर। कितना आएगा 100√3 मीटर। चलो कौन सा ऑप्शन है यहाँ से, ऑप्शन नंबर से। और आप एक बार ध्यान से सुनना, हम लोगों ने कुछ समय पहले चर्चा की, अगर लंबाई सॉरी ये ऊंचाई और नीचे आधार, मतलब लंब और आधार दोनों बराबर हुए, उस कंडीशन में कोण कितने का आएगा 45 डिग्री का। दूसरी बात, यदि कोण बड़ा है तो बड़े कोण के सामने की भुजा भी क्या होगी, बड़ी होगी, ये पढ़ा हम लोगों ने। और छोटे कोण के सामने की भुजा क्या होती है, छोटी होती है। अब देखो 45 से, 45 का मतलब क्या है बराबर होना, तो 60 का मतलब भुजा क्या आएगी, बड़ी आएगी। अब आप जैसे मैं इसमें ऑप्शन में देखता हूं, तो यहाँ से 50√3, ये हो सकता है कि ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि जो भी मान आएगा वो 100 मीटर से क्या आएगा, बड़ा आएगा। क्या आएगा, बड़ा आएगा। कोण कितना दे रखा है 60 दे रखा है। इसके बाद हम लोग बात करें 100/√3, तो 100/√3 भी नहीं होगा। कारण क्या है, ये भी किससे 100 से तो छोटा ही है, और मुझे 100 से क्या लाना है मान, बड़ा लाना है। और इसकी बात करें 50 में √3 का भाग देना, तो ये भी क्या है मान छोटा है, बच्चा कौन 100√3। और पता आपको 100 को आप √3 से गुणा करोगे तो वैल्यू बड़ी आएगी, 100 से तो बड़ी आएगी, छोटी तो आने वाली नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा होगा, ऐसे क्वेश्चन तो आपके गलत होने ही नहीं चाहिए, ध्यान रखना पहले बात। ऐसे क्वेश्चनों को आप करने के लिए आधा दिमाग तो आप ऐसे ही लगा सकते हैं प्रश्न को करते समय। चलो, एक फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी यदि उसका सीकर भूमि से 3 मीटर पर हो तथा वह भूमि के साथ कितना डिग्री का कोण बनाते हो, 60 डिग्री का कोण।
अब देखो पिछले पट्टी की लंबाई मुझे ज्ञात करनी है, उसका शिखर भूमि से 3 मीटर ऊंचाई पर है। शिखर भूमि से कितनी ऊंचाई पर है? 3 मीटर ऊंचाई पर। ठीक है, तो वह भूमि के साथ कितना डिग्री का कोण, 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो मुझे फिसल पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी, और ये चीज देखते हैं आपके दिमाग में आना चाहिए। सुनो, हम लोग फिसल पट्टी देखते हैं, अपनी भाषा में क्या कहते हैं उसको? रपस पट्टी, है ना। अब देखो रपस पट्टी का मतलब ये वाला इलाका है जिसके अंदर आप फिसलन होगा, ठीक है ना, जिसके ऊपर आप मौजी खाते हो। हाँ, अब देखो इधर, ये जमीन के साथ कोण बनाएगी, और वो कोण कितना है? यहां से 60 डिग्री है। ठीक है, भूमि से शिखर की ऊंचाई वो कितनी है? 3 मीटर है। कितनी है? 3 मीटर। यही तो क्वेश्चन कह रहा है अपना। दूसरी बात, मुझे फिसलन पट्टी की लंबाई चाहिए, इसका मतलब मुझे ये मान चाहिए। क्या मान लो? x के बराबर मान लिया। और अब बताओ मुझे, कोण दिया है, कोण के सामने ये क्या है? लंब। और 90 के सामने क्या हो गया? ये क्या हो गया? कर्ण हो गया। तो मुझे कर्ण और लंब है, लंब मुझे दिया गया है, मान कर्ण का ज्ञात करना है। तो लंब और कर्ण में किसका संबंध होता है? लाल बट्टा का से हम लोग जानते हैं, तो साइन थीटा या फिर कोसेक थीटा का होता है। समझ आ रही पूरी पूरी बात? तो यहां से मैं किसका सूत्र लगाऊंगा? साइन थीटा बराबर हम लोग जानते हैं लंब बटा कर्ण। तो साइन कितना? 60 डिग्री बराबर लंब का मान कितना है? 3। कर्ण का मान किसके बराबर माना? x के बराबर। चलो देखो यहां से, साइन 60 का मान √3/2 बराबर 3/x। मैं x को इधर भेज दूं, ठीक है। तो हाँ, तो अगर x गुणा होगा तो x किसके साथ गुणा होगा? √3 के साथ। और 2 गुणा भाग में किस में जाएगा? गुणा में। तो कितनी बार गए? 6 बार। अब देखो यहां से, तो x का मान कितना मिलेगा? 6 में किसका भाग देंगे? √3 का। और आपको पता है ऐसा ऑप्शन मुझे क्वेश्चन में दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब मुझे यहाँ क्या करना चाहिए? परिमेयकरण करना चाहिए। क्या करना चाहिए? परिमेयकरण। अब देखो यहाँ से 6√3 का हम लोग 6/√3 का परिमेयकरण करेंगे, इसका मतलब √3/√3। अब 6 को √3 से गुणा करोगे तो 6√3 रहा, और √3 का √3 से गुणा कितना रहा? 3 रहा। और कितनी बार भाग गया? 2 बार। तो अपने प्रश्न का उत्तर क्या बनेगा? 2√3 मीटर। बताओ कौन सा ऑप्शन है? 2√3 ऑप्शन नंबर ए रहेगा। समझाएगी बात? चलो आगे क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की, एक क्वेश्चन इसमें बच गया क्या और यार अपना? अट्ठारह हो गए, ठीक है। चलो, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक और रह गया यार, 0.0 वाला कुछ क्वेश्चन था ऊपर एक और। ठीक है चलो, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब देखो यहां से आप ध्यान दो पहले, एपी का प्रथम पद और कितना है देखो, अगर कितना होगा? -5, तो -5 लिख दी। इसके बाद का सारवंतर पूछा है। अब कई बच्चों को यहाँ माइनस में कटाने में दिक्कत आ रही है। आपको पता है क्वेश्चन एपी दे रखा है, तो कोई से भी 2 लगातार पदों में से अगर मैं पीछे वाले पद को घटाऊंगा तो मेरा डी का मान मिलेगा। आपको यहाँ दिक्कत हो रही है घटाने में, तो यहाँ से घटा लो। है तो एपी, और एपी का प्रत्येक पद क्या होगा? सारवंतर समान होगा, कहने का मतलब ये। और बताओ 7 में से 3 गया तो कितना मिलेगा? 4 मिलेगा। और आप ज्यादा इंटेलिजेंट हो तो -1 में से क्या घटाना है? -5 घटाना है। कहने का मतलब यही है ना, मतलब दूसरे पद में से पहले पद को घटाना और सारवंतर प्राप्त करना। अब देखो यहां से -1, माइनस और माइनस का गुणा क्या हो गया? और प्लस के 5 में से माइनस का 1 गया, प्लस का 4 उत्तर रहा अपना। समझाएगी बात? चलो आगे बात करें हम लोग इसके बिंदुओं 5,0 तथा 0,4 के मध्य दूरी ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? मध्य दूरी। और ये चीज दिमाग में आपके आनी चाहिए, ध्यान रखो। इधर 2 बिंदुओं के मध्य की दूरी का पहले तो सूत्र बताओ। हम लोग जानते हैं, मान लो पी क्यू को 2 बिंदुओं के बीच की दूरी √x
टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बोलो बेटा x2 का मान कितना है यहाँ से। अब मैं इन दोनों बिंदुओं की बात कर लेता हूँ। पहला मान x1, दूसरा मान y1, x2 और y2। बोलो रे x2 का मान कितना है 0, और 0 में से कितना घटाएंगे 5, 5 घटाएंगे ना, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 4, और 4 में से कितना घटाएंगे 0, तो 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। बोलो इधर -5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अब आपको पता होगा माइनस का स्क्वायर करेंगे तब भी प्लस आएगा, और प्लस का स्क्वायर करेंगे तब भी क्या आएगा, प्लस ही आएगा। बोलो कितना है यहाँ से 25 प्लस 16, और 25 में 16 जोड़े तो कितना आया √41 अपने प्रश्न का उत्तर रहा। कितना मिला अपने को √41 मिला। चलो इसके बाद आपको पता होगा साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री का मान किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। और आपको ये पता रहना चाहिए पहले बात तो कि कोण अगर समान है, कोण क्या है समान, और स्क्वायर लगे हुए साइन और कोस के, तो बीच में चाहे कितनी डिग्री हो, चाहे 720 हो, 500 हो, 1000 हो, कितनी डिग्री हो, मान कितना आएगा 1 आएगा। शर्त क्या है, बीच का कोण क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए और सर्वसमीका के रूप में होना चाहिए। तो मान कितना आएगा इसका 1 आएगा। समझने की बात। और आप ज्यादा ही बहादुरी दिखाना चाहते हो तो आप इसको कर सकते हैं। साइन 30 का मान कितना होगा 1/2। देखो कैसे, सुनो दे, हम लोग मान जानते हैं यहाँ पर, तो इसलिए हम लोग इसको आसानी से कर लेंगे। साइन 30 का मान 1/2 का स्क्वायर प्लस कोस 30 का मान √3/2, तो √3/2 का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। और बात करें तो 1/2 मतलब 1/4 रहा, प्लस 3/4, एलसीएम लेने पर कितना बना 4, 4 का भाग 4 में 1 बार, और 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा, 4 का भाग 4 में 1 बार, और 1 को 3 से गुणा करें 3 आएगा। तो 4/4 का मतलब किससे रहा 1 से रहा। हम लोग ये सब जानते हैं मान डिग्री के, इसलिए हम लोगों ने इसका उत्तर निकाल दिया, इसकी कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर मैं पहले बात फिर दोहरा रहा हूँ, कोण समान है चाहे वो कितनी डिग्री लिखी हुई हो, और स्क्वायर लगा के क्या लगा हुआ प्लस कोस के और साइन के बीच के, तो मान कितना आएगा 1 आएगा। बिना किसी निकाले हुए देखे हुए आपको उत्तर क्या लगाना है 1 लगाना है। चलो आर त्रिज्या के अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। अर्धगोला दिया गया है, उसका संपूर्ण पृष्ठ पूछा है, तो कितना हो गया 3πr²। चलो बताओ अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होगा, आयतन कितना होगा 2/3πr³। चलो बंटन का बहुलक है। अब बताओ बहुलक मतलब जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है, 2, 2 और 2, कितनी बार आ रहा है 3 बार, बाकी तो सब इससे कम बार आ रहे हैं। हाँ तो कितना रहेगा इसका उत्तर 2 रहेगा। और बहुलक का मतलब ही ये है वह प्रेक्षण जो सबसे ज्यादा बार आए, या वह प्रेक्षण जिसकी बारंबारता क्या हो सर्वाधिक हो, उससे हम लोग क्या कहते हैं बहुलक कहते हैं। चलो पद विचलन विधि से समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र बताना है। एक ही बात है, ठीक है ना, दोनों में से आप एक ही चीज है। चलो x बार बराबर a प्लस सिग्मा FI/UI बटे गुणा, समझने की बात। तो ये चीज अपने को याद रखनी है। अब कल्पित हो चाहे समांतर हो चाहे पद विचलन हो, आपको सबके सूत्र याद होने चाहिए। अब देखो अति लघुत्रात्मक प्रश्न। अब पहला क्वेश्चन इसका क्या है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या कितनी है 14 सेंटीमीटर। अब आपको पता है पूरा वृत्त होता है, और पूरे वृत्त के मैं 4 भाग करूंगा, तो ये मेरे पास क्या है 1/4 है। इसका मतलब वृत्त का चौथा हिस्सा, वृत्त का कौन सा हिस्सा चौथा हिस्सा। और जैसे मैं इसके क्षेत्रफल की बात करूंगा तो 1/4πr का स्क्वायर, समझने की बात 1/4πr का स्क्वायर, तो 1/4 का 1/4
पाई का मान जब तक सवाल में नहीं दिए गए 22/7 लगाना है, और आर का मान 14, तो 14 गुणा 14। ठीक है, त्रिज्या दे रखी है ना, अरे व्यास देता तब करता मैं गणेश, 7 तो भाग 2 रे कितनी बार गया बोलो, 2 बार भाग गया, 2 से 2 बार, और ये कितनी बार, 11 बार। गुणा किसको करना है, 11 का 14 से गुणा, कितनी बार गया, 4 चौक 44 का 4, हासिल का 4, 11 एकम 11, 11 और 4 कितने हो गए, 15 हो गए। तो 154 क्षेत्रफल निकाले हो, इसलिए क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। समझाएगी बात। चलो अगले क्वेश्चन की बात करें। एक घनाभ की माप 18 सेंटीमीटर गुणा 12 सेंटीमीटर गुणा 9 सेंटीमीटर है। इस घनाभ को पिघलाकर 3 सेमी भुजा वाले कितनी घन बनाए जा सकते हैं। घन ही बनाने, क्या बनाने, घन। और घन बनाने का मतलब क्या है, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या हो, बराबर हो। घन का मतलब यही तो है। चलो इस क्वेश्चन को हम लोग निकालें। घनाभ से क्या बना रहे हैं, घन बना रहे हैं। और मैंने आपको पहले कहा था, जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आए जहां रूपांतरण होता हो, मतलब एक चीज को पिघलाकर क्या बनाया गया है, दूसरी चीज पिघला, मतलब जहां पर संख्या ज्ञात करनी है, तो उस समय अपने को सोचने किसके बारे में, आयतन के सूत्र के बारे में अपने को सोचना है। किसके सूत्र के बारे में, आयतनों के सूत्र के बारे में अपने को सोचना है। चलो देखो इधर ध्यान देना, n घन का आयतन बोलो किसके बराबर होगा, ध्यान दो बेटा, n घन का आयतन किसके बराबर होगा, एक घनाभ के बराबर। तो घनाभ से कौन बनाए गए, घन बनाए, इसका मतलब घन छोटे हैं और घनों की संख्या रहेगी, और उधर क्या रहेगा, घनाभ रहेगा। पर एक सॉरी घनाभ का आयतन, घनाभ का। अब देखो इधर आपको दोनों के सूत्र आने चाहिए, पहले बात तो ये है। बोलो रे, n गुणा घन का आयतन का सूत्र क्या होता है, a क्यूब बराबर घनाभ का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एल बी एच के रूप में हम लोग जानते हैं। चलो यहां से बात करें हम लोग आगे। मुझे किसका मान ज्ञात करना है, एन का मान, और एन का मान ज्ञात करूंगा, इसका मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई में किसका भाग देंगे हम लोग, ए क्यूब का भाग देंगे, किसका भाग देंगे, ए क्यूब का। और तो एन बराबर, चलो मान रखो, पहला मान लंबाई का, दूसरा चौड़ाई का, तीसरा किसका, ऊंचाई का। तो 18 गुणा 12 गुणा 9 बटे ए क्यूब। और बताओ घन की भुजा कितनी है, 3 सेंटीमीटर की, तो 3 मतलब, और क्यूब का मतलब 3 गुणा 3 गुणा 3 से रहा। समझाएगी पूरी पूरी बात। अब देखो यहां से 3 का भाग 9 में 3 बार, फिर 3 का भाग 3 में 1 बार गया, और इसके बाद 3 का भाग 4 बार, और n गुणा 18 का 4 से गुणा, बोलो कितना आएगा, 18 चौक 72। बोलो कितने छोटे घन बनाए जा सकते हैं, 72 छोटे घन उसमें बनाए जा सकते हैं। मतलब इस घनाभ को पिघलाकर 3 सेमी भुजा वाले 72 घन बनाए जा सकते हैं। दोबारा आप लोगों को याद रखना है, जब भी पिघलाने की कोई चीज आती है और संख्या अगर पूछा है और रूपांतरण अगर हो रहा है, इसका मतलब वहां आयतन के सूत्र लगेंगे। और जिस दिन भी मैंने क्लास में कहा था, पर्सनली पढ़ाते समय भी, रिवीजन में हम लोगों ने कहा है कि जो छोटा है उसको नीचे लिखेंगे, ठीक है, मतलब जिससे बना रहे हैं, मतलब जो बड़ा हो, बनाने का मतलब जिससे बड़ा है वो बनाएंगे, उस बड़े को कहाँ रखेंगे, ऊपर, और जिसको बनाया जा रहा है उसको कहाँ रखेंगे, नीचे रखेंगे। समझेगी बात। चलो अगले प्रश्न की हम लोग बात करें, तो अगला प्रश्न अपने पास, शीशे का एक ठोस गोला जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब आपको देखते ही दिमाग में आना चाहिए, भाई त्रिज्या कितनी है, 7 सेमी, गोला शीशे का है, लोहे का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पूछा क्या है, क्षेत्रफल पूछा है। अब गोले का चाहे वक्र पृष्ठ ज्ञात करो,
चाहे गोले का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करो। एक ही बात है, सोचने की दिक्कत नहीं है। क्षेत्रफल में सोचने की दिक्कत नहीं गोले के लिए, तो भाई गोले में एक ही क्षेत्रफल होता है, चाहे वक्र है संपूर्ण, दोनों को एक ही बात कहूंगा मैं। बताओ क्या होगा, सूत्र बोलो क्या रहेगा, 4πr स्क्वायर। तो चलो, गोले का क्षेत्रफल बताओ, सूत्र क्या आएगा, 4πr का स्क्वायर। 4 का 4, पाई का मान 22/7 से रहा, और आर का मान किससे 7 गुणा 7 से रहेगा। समझने की बात। अब देखो 7 से 7 गया, ठीक है ना। अब बोलो के 22 को 4 से गुणा, 22 चौक 88, 88 का 7 से गुणा, बोलो कितना आएगा 616, ठीक है। 7 8 56 का 4 का 5, 7 8 56 और 5 कितने हो गए 61 हो गए। लेकिन आंसर किस में आएगा बेटा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। किसमें आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। समझा रही बात। चलो अगला प्रश्न देखो, बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए साहब, जिसका व्यास कितना 14 सेमी और ऊंचाई कितनी है 10 सेमी। तो अब सीधा सीधा ज्ञात कर लेंगे हम लोग इसको ना। देखो इधर बेलन का आयतन, और बेलन के आयतन का बताओ सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। अब देखो पाई का मान 22/7 से रहा, त्रिज्या बोलो कितनी दे रखी, अब देखो त्रिज्या नहीं दे रखी, व्यास दे रखा है, तो व्यास का आधा त्रिज्या, तो बताओ 14 का देखिए 7, 7 गुणा 7 हो जाएगा। और ऊंचाई कितनी है 10, ये 10 लगा दिए, 7 से 7 गया, 22 का 7 से गुणा तो 154, और 154 का 10 से गुणा तो 1540, और आप क्षेत्र आयतन निकाल रहे हो इसलिए सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। ये मात्रक लगाना मत भूलिया करो, ठीक है ना भाई। अपना सारा इक्वेशन कर लिए, नहीं भूलना है। वो फिर एग्जामिनर के ऊपर तेरा आधा नंबर काटेगा, तेरे को पूरा देगा ना, बिल्कुल काट सकता है, इसमें कोई उसके बाद अधिकार है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को छोड़ना क्यों है, तो मतलब पूरा ही उत्तर ज्ञात कर लिया, तो सेंटीमीटर क्यूब या स्क्वायर लगाने में क्यों चूक करनी है अपने को। चलो आगे देखो, अगला प्रश्न, किसी शंकु की त्रिज्या 7 सेमी है तथा ऊंचाई कितनी है 24 सेमी। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई सबसे पहले ज्ञात करो, लगाओ तिर्यक ऊंचाई का सूत्र, ज्ञात करो फटाफट, जल्दी करो, जल्दी करो जल्दी करो। तिर्यक ऊंचाई का सूत्र L बराबर रूट आर स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। अब देखो आर का मान कितना है यहाँ से 7, तो 7 का स्क्वायर करेंगे, तो मैं सीधा सीधा लिख देता हूँ, ध्यान दो, 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना, तो दोनों को जोड़ेंगे और 625 का वर्गमूल 25, ठीक है कितना होगा, और पीछे क्या लगाना है सेंटीमीटर, तो सीधा सीधा आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो निम्न बंटन का माध्यक ज्ञात करना है। माध्यक
इसका मतलब आपको किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है बेटा? m की वैल्यू ज्ञात करनी है। चलो पहले ध्यान दो इस क्वेश्चन को करने के लिए। आपको इस प्रश्न में पहले क्या ज्ञात करनी है? CF ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? CF। और यही प्रश्न सुन, ध्यान दो पहले, यही प्रश्न अगर वर्ग अंतराल में होता तो मैं सूत्र लगाता, ठीक है बात में। और यही प्रश्न अगर किस में होता है, क्या बोलते हैं उसके अंदर, व्यक्तिगत श्रेणी में, तो मैं दोनों साइड से मध्य पद लेता या मध्य दो पदों का औसत लेता और मैं उसको मान निकाल देता। लेकिन बात क्या है, सारणी बनाई गई सीधी सीधी। इसका मतलब इसमें भी सारा मान क्रम से दिया गया है, 5 6 7 8। इसका मतलब क्या हुआ, 5 2 बार आया है, 6 3 बार आया है, 7 3 बार आया है, 8 कितनी बार आया है? 4 बार आया। अब या तो आप लोग इसको ऐसा कर लो, अगर आपको मान लो कुछ भी समझ में नहीं आता एग्जाम में, देखो मैं अभी सीधा तरीका थोड़ा बाद में बताऊंगा, पहले इसका वो बता लेते हैं हम लोग। मान लो आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, सर मैं इस क्वेश्चन का आंसर कैसे दूं, तो आपको क्या करना है, देखो बारंबारता से आप लोग व्यक्तिगत श्रेणी बना ले प्लीज, अपनी सुविधा के लिए, तो अपने को क्वेश्चन का आंसर से मतलब है। अब मैं व्यक्तिगत श्रेणी बनाने की बात करूं तो बोलो 5 कितनी बार है? 2 बार। तो ये 5 और ये 5 लिख लिया, 5 2 बार, सुनो 5 2 बार लिख लिया। 6 कितनी बार है? 3 बार। तो ये मैं 6 को कितनी बार लिख दिया? 3 बार लिख दिया। फिर व्यक्तिगत श्रेणी बनाने की बात कर रहा हूँ। 7 कितनी बार आ रहे हैं? 3 बार। तो ये 7 ये 7 ये 7 लिख दिया। 8 कितनी बार है? 4 बार। तो 8 8 और ये भी किससे रहा? 8 से, और 1 बार और 8 लिख दिए, लिख दिया। इन सबको करने के लिए अब आप यहां तक कर लिए। अब देखो मध्य में कौन सा पद है, अब देखो इधर से सुनो, 4 पद में इधर चलूं और 4 पद में यहां चलूं, ठीक है। और इसके बाद में एक इधर से चला, एक इधर से चला। अब बीच में 2 पद रह गए और हम लोगों ने क्या पढ़ा, मध्य 2 पद रह जाए तो दोनों पदों को जोड़ना है, क्या निकालना है? 2 का भाग देना है, मतलब दोनों पदों का औसत ज्ञात करना है। और 7 में अगर मैं 7 जोड़ता हूं तो कितना आता है? और 14 में 2 का भाग दें कितना आएगा? 7। तो अपने प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा? 7 रहेगा। और अगर आप लोग अगर इस प्रकार से दिमाग अगर आप बड़ा लगाना चाह रहे हो और आपको आता है, इसमें कोई बुराई नहीं है, तो क्या करना, मुझे CF ज्ञात करनी है। बोलो रे, 2 5 8 और 12। चलो 12 का आधा करो, हम लोग n/2 निकालने की बात कर रहा हूं मैं। n/2 का मतलब किससे रहा? 12/2। ये n का मान है 12/2, 12/2 का मतलब किससे? 6। अब बताओ 6 से बड़ी कौन है? यहां से देखो, 6 से बड़ी CF 8, 6 से बड़ी कौन है? 8। और ये CF है, तो इस CF का जो प्रेक्षण का मान होगा वो किसका मान होगा? m का मान। इसका मान होगा भाई, CF कितनी आई? 8। तो इससे बड़ी 6 से बड़ी CF कौन है? 8। तो इसमें आने वाला प्रेक्षण का मान, इसका मतलब m का मान कौन हो गया? 7 हो गया। ये आपको याद रखना। हाँ, क्या CF बना के लिखना है। तो 1 नंबर का क्वेश्चन है, ऐसा तो है नहीं मैं अपने ऑप्शन में है, ठीक है। थोड़ा करना ही, सिर्फ CF बनाओ, उत्तर नीचे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। चलो हम लोग अगला प्रश्न यहां से हम लोग अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। सारे क्वेश्चनों को अपने अगली क्लास में कर लेंगे पूरा का पूरा। आज के लिए धन्यवाद।